सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समसामयिक मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। मड़वड़ी क्षेत्र के नाथुपुर में चोरों ने बंद मकान से उड़ाया लाखों का माल। चेतगंज पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपए के इनामिया 2 नशे के कारोबारियों को दबोचा। और काशी के योग गुरु पद्मश्री बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन, पीएम सीएम ने जताया शोक। और अब खबरें विस्तार से। काशी के योग गुरु पद्मश्री बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निधन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। वाराणसी में 128 वर्षीय योग गुरु बाबा शिवानंद का शनिवार की रात 8:45 बजे निधन हो गया। वह पिछले 3 दिनों से बीएचयू के डॉक्टर सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। बाबा शिवानंद ने अपना पूरा जीवन योग साधना में समर्पित किया। वह सादा जीवन जीते थे और ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन किए। खुद पीएम मोदी भी शिवानंद बाबा के योग साधना के मुरीद थे। उन्हें 21 मार्च 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह पद्मश्री से सम्मानित होने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, योग साधक और काशी निवासी शिवानंद बाबा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। योग और साधना को समर्पित उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। योग के जरिए समाज की सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। शिवानंद बाबा का शिवलोक प्रयाण हम सब काशीवासियों और उनसे प्रेरणा लेने वाले करोड़ों लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। बाबा शिवानंद वाराणसी के भेलूपुर में दुर्गाकुंड इलाके के कबीर नगर में रहते थे। यहीं पर उनका आश्रम है। बाबा शिवानंद की इतनी लंबी जीवन यात्रा में एक दुख भरी कहानी भी थी। उनका जन्म 8 अगस्त 1896 को पश्चिम बंगाल के श्रीहट्टी में एक भिक्षुक ब्राह्मण गोस्वामी परिवार में हुआ था। मौजूदा समय में यह जगह बांग्लादेश में स्थिर है। उनके माता पिता भीख मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। 4 साल की उम्र में शिवानंद बाबा के माता पिता ने उनकी बेहतरी के लिए उन्हें नवद्वीप निवासी बाबा ओंकारनंद गोस्वामी के हाथों में समर्पित कर दिया। जब शिवानंद 6 साल के थे तो उनके माता पिता और बहन का भूख के चलते निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में आध्यात्म की शिक्षा ली और उनकी प्रेरणा से पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। बाबा शिवानंद पूरे जीवन योग साधना करते रहे। वह सादा भोजन करते और योगियों जैसी जीवन शैली का पालन करते थे। वह कहीं भी रहे, लेकिन चुनाव के दिन वाराणसी आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना नहीं भूलते थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई थी। वह इतनी उम्र होने के बावजूद योग के कठिन से कठिन आसन आसानी से करते थे। वह शिव भक्त थे। बाबा शिवानंद रोजाना भोर में 3 से 4 बजे के बीच बिस्तर छोड़ देते थे। फिर स्नान करके ध्यान और योग क्रिया करते थे। आहार में वह सादा और उबला भोजन ही लेते थे। वह चावल का सेवन नहीं करते थे। वह कहते थे कि ईश्वर की कृपा से उनको किसी चीज़ से लगाव और तनाव नहीं है। उनका कहना था कि इच्छा ही सभी दिक्कतों की वजह होती है। बाबा शिवानंद कभी स्कूल नहीं गए और जो कुछ सीखा वह अपने गुरुजी से ही सीखा। वह इंग्लिश भी काफी अच्छी बोल लेते थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समसामयिक मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने समसामयिक मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए व प्रतीकात्मक रूप से राफेल दिखाकर सवाल किए कि राफेल से नींबू मिर्ची कब उतरेगी। लौराबेर स्थित अपने आवास पर रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी हो ना हो, लेकिन भाजपा के राज में असुरक्षित सीमा, बढ़ता आतंकवाद, गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या की गारंटी पक्की है। मोदी जी राफेल से वार करिए। हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से कि राफेल में सिर्फ नींबू मिर्ची बांधने के लिए है या वार भी होगा। आखिर कब राफेल से नींबू मिर्ची उतरेगी मोदी सरकार? आज समूचा विपक्ष सरकार को कार्यवाही के समर्थन कर रहा है और सरकार अभी भी चुप है। आखिर क्यों?
पुलवामा हमले की जांच आज तक नहीं करा पाए और बात 56 इंच की छाती होगी। आज देश की सीमा सुरक्षा पूरी तरह से असुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी और हमारे नेता राहुल की कार्यशैली में अंतर देखिए तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि देश की अस्मिता को लेकर कौन संजीदा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा बीच में रद्द करके लौट आए और वापस आते ही सर्वदलीय मीटिंग में गए, सरकार को 100% सपोर्ट दिया तथा अगले दिन कश्मीर गए, घायलों और वहां के लोकल लोगों से मिले। साथ ही उन्होंने शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। राहुल गांधी ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए शहीद के दर्जे की मांग की और सरकार से ऐसी कार्यवाही की मांग की जिससे हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की रूह कांप जाए। जबकि दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब से लौट आए, लेकिन अगले दिन कश्मीर के बजाय वे बिहार कार्यक्रम में गए। उन्होंने बिहार में अंग्रेजी भाषण के दौरान भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए जबकि दिल्ली में ही थे। नरेंद्र मोदी 11 दिन में एक बार भी कश्मीर नहीं गए, एक भी शहीद परिवार से नहीं मिले। नरेंद्र मोदी मुंबई में फिल्मी सितारों के बीच OTT प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम में गए। नरेंद्र मोदी केरल में भद्दे मजाक और मंच पर अट्टहास कर रहे थे। 56 इंच की छाती की दुहाई देने वाले मोदी जी हमारे पार्टी की मांग है कि राफेल से वार करिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आगे कहा कि बात काशी की करे जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, वहां की स्थिति अति दयनीय है। पिंडरा विधानसभा के मरुई ग्राम सभा के अधिवक्ता कैलाश पटेल जी के पुत्र हेमंत पटेल का विगत दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई। शासन सत्ता के नशे में चूर एक स्थानीय मंत्री के दबाव में ग्राम प्रधान कुंडारिया विवेक सिंह मोहित को झूठे मुकदमे 302 में फंसाया जा रहा है और लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के सह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम पर है। आज जनता के मुद्दा उठाने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके अपराधियों की तरह परेड कराई जा रही है। परेड जनता की नहीं, देश की अस्मिता पर हमला करने वाले आतंकियों की कराई जानी चाहिए। कि हिंदुस्तान से कितने, आप जरा देख लीजिए कि कितने का आयात निर्यात होता रहा है। आपको पता चल जाएगा कि कितना उनसे घाटा हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है। वो कहाँ से जो पूरा स्रोत है पाकिस्तान का, किस देश से स्रोत है, वो आप उसके बारे में ज़रा जानकारी कर लें। मैं समझता हूँ कि आज पूरी तरीके से प्रभावी कार्रवाई और आतंकवाद को ख़त्म करिए, आतंकवादियों को समाप्त करिए। आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं जो आतंकवादी जिन्होंने हमारे भाइयों को, हमारे परिवार लोगों को मारा है, उनको अंजाम तक पहुँचे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। निश्चित तौर से मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए और राफेल कब ये आएगा, ये नींबू मिर्चा कब बटेगा, ये देश इंतजार कर रहा है। चेतगंज पुलिस ने NDPS एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपए के इनामिया 2 नशे के कारोबारियों को धर दबोचा। गिरफ्तार हुए दोनों अभियुक्त सगे भाई हैं। चेतगंज थाने की पुलिस टीम ने NDPS एक्ट में वांछित व वर्णाजोन द्वारा घोषित 25-25 हजार रुपए के इनामिया 2 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस, अवैध अंग्रेजी शराब करीब 17 लीटर बरामद किए हैं। अपर पुलिस आयुक्त काशी जोन सरवण टी ने रविवार को दोनों आरोपितों को मीडिया के सामने पेश किया। बताया कि 21 NDPS एक्ट से संबंधित अभियुक्त अनिकेत चौहान को गिरफ्तार किया गया था। वह चंदौली जिले के बबरी थाना क्षेत्र के इकौनी गुरुहजा गांव का निवासी है। अनिकेत चौहान से पूछताछ के दौरान महेंद्र मिश्रा की संलिप्तता पाई गई थी, इसलिए महेंद्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद महेंद्र की तलाश हो रही थी। वह चौक थाना क्षेत्र के मकान नंबर 33/49 नीलकंठ मोहल्ले का मूल निवासी है और मड़वाडी थाना क्षेत्र के सरकारीपुरा कॉलोनी में 5 मंजिला मकान बनवाकर रहता है। जब उसकी तलाश में सरकारीपुरा में तबिश दी गई तो उसके बड़े भाई देवेंद्र मिश्रा की भी नशे के कारोबारी में संलिप्तता पाई गई। इन दोनों को थाने लाया गया। इनके खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि महेंद्र मिश्रा व देवेंद्र मिश्रा पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। 3 मई को मुखबिर की सूचना पर दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हुई। कुछ नशीले पदार्थ बरामद हुए थे और उस व्यक्ति का नाम अनिकेत के रूप में पहचान हुआ और उससे गहराई से पूछताछ किया गया था और उस पूछताछ में हमको 2 व्यक्ति का नाम प्रकाश में आए, एक देवेंद्र मिश्रा और एक महेंद्र मिश्रा है।
और दोनों का मकान एक मड़वाड़ी थाना क्षेत्र में है। और इस सूचना पे हम तत्काल अपना स्थानीय पुलिस भेज के और इनको पूरा घर पे तलाशी लिया गया था। और तलाशी के दौरान कई सारे एविडेंसेस हमें मिली है। और जो पैकिंग मटेरियल्स है, कुछ 22 बॉटल हरियाणा की शराब जो यूपी में प्रतिबंधित है, वो भी मिली है। और साथ ही साथ पैकिंग मटेरियल्स के अलावा और एक 315 बोर की देसी तमंचा भी मिली है, 2 जिंदा कारतूस भी मिली है। और कुल 10 किलो 100 ग्राम गांजा भी बरामद हुई है इस सर्च ऑपरेशन के दौरान। और इसमें ये और गहराई से पूछताछ और जानकारी करने पर ये पाया गया कि इनके विरुद्ध कुल 5 मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। सुल्तानपुर से, लखनऊ से, वाराणसी में से 3 मुकदमा है। और इसमें ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये दोनों व्यक्ति 25-25 हजार रुपए का इनामी अपराधी थे, इनाम घोषित अपराधी भी हैं। और ये इनसे भी और इनके नेटवर्क के बारे में और गहराई से जानकारी किया जाएगा। वाराणसी के 48 केंद्रों पर आयोजित नीट यूजी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। वाराणसी के 48 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा देकर परीक्षार्थी जब कॉलेज कैंपस से निकले, उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। परीक्षार्थी मेघा सिंह से मीडिया ने जब पेपर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमेशा पेपर टफ आता था, लेकिन इस बार पेपर बहुत ही सरल आया। कुछ जगह तो पेपर काफ़ी हार्ड दिख रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। पेपर फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन ने तो उलझा दिया था, लेकिन सही रहा। कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन ठीक था, उसे हल करने में भी अच्छा रहा। वहीं पर कुछ परीक्षार्थियों का कहना है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे और इसकी वजह से सॉल्व करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। कुछ तो बायोलॉजी में भी ट्रिक क्वेश्चन था, वह भी हल करने में कठिनाई हो रही थी। ज़्यादातर कहा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी। सब सिलेबस से आया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। पेपर बेसिकली जैसे हम लोग को डर लग रहा था कि लास्ट टाइम से टफ आएगा, क्योंकि वैसे पेपर लीक हुई थी इस वजह से। बट अभी को देखा जाए तो उतना टफ नहीं था, लाइक एवरेज था। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लग रहे थे कि हाँ पढ़े हैं ये वो ऐसे वैसे, तो मतलब कि हाँ ठीक था पेपर। अच्छा, फिजिक्स में थोड़ा ट्रिकी टाइप का था, बट हाँ सही था। क्या बायो और केमिस्ट्री ने भी फंसाया कि सिर्फ फिजिक्स में? क्या बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में किसने फंसाया? ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा फिजिक्स में थे। तो क्या उम्मीद की जाए इस बार? क्या माना जाए, सरल था, मतलब इजी था कि टफ था? इजी भी नहीं कह सकते, टफ भी नहीं कह, मतलब एवरेज टाइप था, ठीक था। क्योंकि फिजिक्स अब बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स में से एक थोड़ा टफ आ जाएगा तो उसको तो नहीं ना कहेंगे कि हार्ड आया है। तो क्या बस आपका पहला अटेम्प्ट था कि दोबारा? नहीं, ये दूसरा था। दूसरा अटेम्प्ट। क्या अच्छा था, बस डिफ़िकल्ट था थोड़ा सा। अच्छा, बायो ने फंसाया या फिजिक्स केमिस्ट्री? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री फंसाया। फिजिक्स के पेपर में क्या सवाल पूछे? फिजिक्स के पेपर में जैसे न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, और उसमें बायोलॉजी में भी ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो भी फंसा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर फंसाया फिजिक्स और केमिस्ट्री ने। अच्छा, सिलेबस से था या सिलेबस से बाहर? नहीं, सिलेबस से था। क्या इंटर के अलावा हाई स्कूल के भी कुछ क्वेश्चन थे? हाँ। कैसा क्वेश्चन रहा आपका? ईजी मतलब नॉर्मल टाइप का। क्या फिजिक्स में फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन है? थोड़ा मिडरेट आए थे, पर अच्छा है, ठीक है। अच्छा, क्या उम्मीद है, मतलब कैसा गया है आपका पेपर और क्या रिजल्ट, क्या उम्मीद है? रिजल्ट मैं तो अच्छा ही सोची हूँ। अच्छा, कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस रहा हो, जिसे पढ़ाना हो? नहीं, सब था सिलेबस। हाँ, सब सिलेबस। पेपर सही था। कैसे क्वेश्चंस आए थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात? पेपर लेंदी था, बस बायो ज़्यादा लेंदी था, फिज़िक्स ठीक था। फिज़िक्स थोड़ा हार्ड था, थोड़ा ज़्यादा, बस बाकी केमिस्ट्री नॉर्मल था। तैयारी जो आपने की थी, क्या सिलेबस से ही सब आया था? हाँ, सारा सिलेबस। कुछ बनारस को लेकर कोई ऐसा सवाल? बनारस को लेकर नहीं था ना। बायो में कोई ऐसा सवाल जिसने फंसाया हो? नहीं फंसाया किसी ने। श्री खंडेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज चांदपुर मुस्तफाबाद वाराणसी में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कार्यक्रम आयोजित हुए। 3 मई शनिवार को श्रम विभाग वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं नवीनीकरण तथा बोर्ड की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु बृहद कार्यक्रम का आयोजन श्री खंडेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज चांदपुर मुस्तफाबाद वाराणसी में किया गया।
उक्त कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि अनिल राजभर, मंत्री श्रम एवं सेवा योजना समन्वयक विभाग उत्तर प्रदेश रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत धर्मेंद्र कुमार सिंह, उप श्रम आयुक्त वाराणसी द्वारा मोमेंटो एवं पुष्प गुच्छ देकर किया गया। सर्वप्रथम मंत्री जी द्वारा फीता काटकर श्रमिक पंजीयन कैंप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मंत्री जी द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया तथा आह्वान किया कि सभी निर्माण श्रमिक बोर्ड में अपना पंजीयन कराकर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि सरकार श्रमिकों के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है तथा सरकार की यह मंशा है कि समाज का हर वर्ग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए धर्मेंद्र कुमार सिंह, उप श्रम आयुक्त वाराणसी क्षेत्र द्वारा बताया गया कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिक हित में श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है तथा कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों से अवगत कराया गया। कमलेश कुमार, सहायक श्रमायुक्त वाराणसी द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में उपस्थित श्रमिकों को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम में देवव्रत यादव, सहायक श्रमायुक्त जौनपुर, अर्चना सहायक निदेशक कारखाना ब्रिजनंदन ओझा, पंकज कुमार सिंह, सुनील कुमार द्विवेदी, कुंवर रणविंजय पांडे, श्रम प्रवर्तन अधिकारी वाराणसी एवं श्री शंकर यादव, मान सिंह नेहा यादव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी जौनपुर, जेपी सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी भदोही उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अटल आवासीय विद्यालय के शिक्षक महेश चंद्र मिश्रा द्वारा किया गया और कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में समस्त कार्यालय स्टाफ, श्रम विभाग एवं बीओसी कार्मिक भी उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था,
स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच वाराणसी में पोस्टर वार हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी को राम और पाकिस्तान के पीएम को रावण बताया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान के नाभि में आतंकवाद को बताया जा रहा है। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत पाक के बीच संबंधों में दरार बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच तनाव देखा जा सकता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से व्यापारिक संबंधों को रोक लगाते हुए आयात एवं निर्यात पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बताते हुए लोग पाकिस्तान पर आक्रमण की बात कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी में पोस्टर वार शुरू हो गया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथों में धनुष लिए हुए उन्हें राम बताया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रावण बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ने एक पोस्टर जारी किया है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान राम को दर्शाया गया है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ आतंकवाद का पोस्टर शहर में विभिन्न स्थानों पर चस्पा किया है, जिसमें लिखा गया है कि आतंकवाद का अंत पाकिस्तान की नाभि में पल रहे आतंकवाद में तीर मारने से होगा, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर ने लंका का जो राजा रावण था, वो पाकिस्तान की तरह ही निर्दोष लोगों को मारता था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हम लोगों के बीच के लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। वहां पर आतंकवादियों ने धर्म, नाम एवं यहाँ तक कि कपड़े उतरवा कर हमला किया है। इसलिए हम लोगों ने पीएम मोदी को इसलिए धनुष थमाया है। जिस तरह से प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका अंत किया था, उसी तरह आतंकवाद का अंत तभी होगा जब पाकिस्तान के नाभि में तीर चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि रावण की तरह पाकिस्तान की हरकत है, वह भी निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। आज हम लोग पोस्टर इस तरीके से लगाए हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी को प्रभु श्री राम के रूप में दिखाते हुए और पाकिस्तान के रावण को, जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, जो हमेशा शुरू से आतंक फैलाने का काम करता है पाकिस्तान, और जब तक उसके नाभि पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से तीर नहीं छोड़ेंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और उसी को दर्शाया गया है कि जिस तरीके से रावण का अंत हुआ था नाभि से, और उसी तरह नाभि से तीर चलाने में पाकिस्तान का भी आतंकवाद का खत्म होगा। भारत विकास परिषद काशी प्रांत NCR 2 का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। भारत विकास परिषद काशी प्रांत NCR 2 परिषद प्रवाह की तरफ से पार्टी अधिवेशन एवं दायित्व ग्रहण समारोह 2025-26 का कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के सभागार में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि सौरभ सिंह ट्रॉमा सेंटर के मौजूद रहे। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात अतिथियों का माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू किया गया। भारत विकास परिषद के महासचिव नामित पारित ने बताया कि यह भारत विकास परिषद की तरफ से हर वर्ष दायित्व ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया जाता है। यह प्रांतीय अधिवेशन है। इसमें जो एक सत्र के पदाधिकारी हैं वह बदलते हैं, जो नवीन सत्र के पदाधिकारी हैं वह शपथ ग्रहण करते हैं। भारत विकास परिषद समाज में जिससे समाज का भला हो, सभी कार्यों को संपूर्ण रूप से पूरा करता है। जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह हो गया या कोई गरीब तबके का है जिसको कि पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, उसको पढ़ाई पूरी करने में पूरी मदद करता है। तमाम ऐसे कार्य हैं जो कि भारत विकास परिषद हमेशा बढ़ चढ़ कर समाज में हिस्सा लेता है। भारत विकास परिषद का हर वर्ष एक दायित्व ग्रहण समारोह होता है। ये प्रांतीय अधिवेशन है बेसिकली। इसमें जो है एक सत्र के जो अधिकारी हैं, जो दायित्वधारी बदलते हैं, और जो नवीन सत्र के दायित्वधारी वो आज शपथ लेंगे।
अगर बात की जाए तो भारत विकास परिषद NCR 2 कम शब्दों में क्या क्या काम करती है समाज? भारत विकास परिषद स्वस्थ समक्ष और संस्कारित भारत के लिए ये पूरे राष्ट्र में ये कार्य करती है। इसमें 80 प्रांतों में इस भारत विकास परिषद की 1600 शाखाएं राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए कार्य कर रही हैं। केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा वाराणसी का 5वां शपथ पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा वाराणसी द्वारा शनिवार को 5वां शपथ पद ग्रहण समारोह तथा आभार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की संरक्षिका व अतिथियों के द्वारा महर्षि कश्यप के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्था की संरक्षिका CA रश्मि केसरवानी, सुस्मिता केसरवानी एवं सुमन केसरी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। संरक्षिका CA रश्मि केसरवानी ने नए सत्र के निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष शालिनी केसरी, उपाध्यक्ष अंकिता केसरी, ममता केसरी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी केसरी, महामंत्री ममता केसरी को व मंत्रिमंडल के सभी पदाधिकारी सदस्यों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में संस्था के उपाध्यक्ष अंकिता केसरी व महामंत्री ममता केसरी ने मंच का संचालन किया तथा विगत वर्ष संस्था के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुस्कान केसरी ने सरस्वती वंदना तथा वैष्णवी केसरी ने शिव तांडव कर सबका मन मोह लिया। श्रद्धा जैसी स्थिति किसी भी लड़की की न हो। आज हर स्त्री को सशक्त बनना पड़ेगा। कलयुग की द्रौपदी को अब अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। नृत्य नाटिका के द्वारा सुषमा ने प्रस्तुत किया। वही संस्था की कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन हुआ, जिसमें नारी शिक्षा पर जोर दिया गया। संस्था की अध्यक्ष ममता केसरी ने सभी सखियों को आगामी मातृत्व दिवस की बधाई दी तथा पूरे सत्र 2022 से 25 तक के सफर में अपने मंत्रिमंडल, कार्यकारिणी सखियों तथा संस्था की सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पूरे सत्र उनके संस्था की सारी सदस्यों ने उन्हें असीम प्यार व साथ दिया, जिसके लिए आभार शब्द भी बहुत छोटा है। कार्यक्रम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शालिनी केसरी ने कहा कि संस्था के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम सभी को समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। वह एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर संस्था द्वारा जो जिम्मेदारी हम सभी को दी गई है उसे पूर्ण करने के लिए अग्रसर रहूंगी। सभागार में विभिन्न केसरवानी समाज जैसे केसरवानी हितकारिणी सभा, केसरवानी नगर सभा, केसरवानी नगर महिला सभा, केसरवानी युवक सभा तथा केसरवानी महिला सभा से आए अतिथिगण अनिल केसरी, संजय केसरी, गुलाब केसरी, राजेश केसरी, विजय केसरी, संतोष केसरी, संदीप केसरी, नीरज केसरी, मंजेश केसरी, पल्लवी केसरी, शिल्पी केसरी, रजनी केसरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी। धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष सुमन केसरी ने दिया। कार्यक्रम में ज्योति, मीनाक्षी, कविता, अनिता, गुड़िया, अनुपमा, सीमा, अंशु, सुषमा, रश्मि, रजनी, नीलम, नीरज, नंदा, उषा, रानी, माया, गुंजन, मधु, संध्या, दुर्गा, बबली, सोनी, बरखा, पूजा, पूनम, प्रीति, प्रिया, सृष्टि, अर्चना, अर्पणा, श्वेता, सुलेखा, सुषमा, प्रियंका, सोनम, संगीता, सुनीता आदि उपस्थित रही। संबिम लहरतारा में संगीत सभा काशी द्वारा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज स्मृति संगीत उत्सव का आयोजन हुआ। पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि पर संगीत सभा काशी श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी के आशीर्वाद, सद्गुरु उदय सिंह जी एवं संबिम शिक्षण समूह के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय संगीतोत्सव के प्रथम दिन संबिम लहरतारा के सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंगलाचरण से हुई। तत्पश्चात श्रीजा श्रीवास्तव का कथक नृत्य हुआ, जिसमें उन्होंने पारंपरिक उठान, आमद, परण, पद, लय, ताल, अंग संचालन के माध्यम से बेहतरीन प्रस्तुति दी। इनके साथ तबले पर किशोर कलाकार पंडित किशन महाराज जी की सौपुत्री अवंतिका महाराज ने बोल पढ़ने पर श्रीदेव मिश्र ने गायन और हारमोनियम पर संतोष मिश्रा ने बेहतरीन संगत की। द्वितीय कार्यक्रम अहमदाबाद के तेजल पाठक का रहा। उन्होंने राग हंस ध्वनि में विलंबित 1 ताल और आड़ा 4 ताल में द्रुत रचना, ठुमरी इत्यादि की मनमोहक प्रस्तुति दी। इनके साथ तबले पर गौरव चक्रवर्ती, हारमोनियम पर जमुना बल्लभ दास गुजराती और सारंगी पर अनीस मिश्रा ने कुशल संगत किया। तृतीय और अंतिम कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध सितार वादक प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने राग जोग में अलाप जोड़ जहाला के बाद गत की सुमधुर प्रस्तुति दी। इनके साथ वायलिन पर इनके सुपुत्र प्रशांत मिश्रा ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। तबले पर पूना से पधारे पंडित किशन महाराज जी के सुयोग्य शिष्य पंडित अरविंद आजाद जी ने बेहतरीन संगत कर कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान की।
काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंकिता सिंह द्वारा कथक नृत्य की भव्य प्रस्तुति हुई। शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं वर्तमान मंडल आयुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लखनऊ से पधारी अंकिता सिंह ने कथक नृत्य में सर्वप्रथम गणेश वंदना, तत्पश्चात 3 ताल विलंब तिलय, कृष्ण भजन तथा अंत में ठुमरी पर भाव नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में भाग्यश्री के भजन गायकी का भव्य आयोजन हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विख्यात एवं लोकप्रिय कलाकार भाग्यश्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ राग यमन देव देव महादेव, राम का गुणगान करिए, रामा रामा एवं समापन गंगा मैया, तोरी लहर मन भाई जैसे अद्भुत भजनों को प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई। संगत कलाकार के रूप में तबले पर श्रीकांत मिश्रा, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय उपस्थित रहे। डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश भाटिया को अंग वस्त्र प्रदान कर उनके मान सम्मान में वृद्धि की। डॉक्टर शिवानी आचार्य ने भाग्यश्री को अंग वस्त्र प्रदान किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर रमेश भाटिया ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण ही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।